आज का टॉपिक बच्चों क्या है कि हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। अब मैंने 3 वेरिएबल्स है हमारे a1 x प्लस a2 y प्लस a3 z इज इक्वल टू d1। दूसरा हमारा b1 x प्लस b2 y प्लस b3 z इज इक्वल टू d2। और तीसरा c1 x प्लस c2 y प्लस c3 z इज इक्वल टू d3। ये आपके 3 इक्वेशंस हैं, 3 लीनियर इक्वेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ 3 वेरिएबल्स x y। अब क्या करना है, these equations can be represented in the matrix form। these equations का इनका इक्विवेलेंट फॉर्म, मतलब ये इक्वेशन अभी इस तरह से लिखे गए ना, इनका इक्विवेलेंट फॉर्म मैट्रिक्स में कैसे लिख सकते हो। so these equations can be written in the matrix form। कैसे लिख सकते हो, इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ these equation। पहले वाले इक्वेशन में जो x y z के कोफिशिएंट्स हैं उनको आप फर्स्ट रो में लिखो, एक मैट्रिक्स में लिखो। सेकेंड इक्वेशन जो भी है उसके जो x y z के कोफिशिएंट्स हैं उनका आप सेकेंड रो में लिख दो, उनको सेकेंड रो में लिख दिया भाई। थर्ड इक्वेशन जो भी लिखा हुआ है उसके जो कोफिशिएंट्स x y z के थर्ड रो में आप लिख दीजिए c1 c2 c3। एक मैट्रिक्स मिल जाएगा, एक मैट्रिक्स मिल जाएगा इनटू जो वेरिएबल्स x y z उनको आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे। मतलब ये हमारा 3/3 का मैट्रिक्स है और ये हमारा 3/1 का, मतलब वेरिएबल्स को आप 3/1 मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखेंगे। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट्स थे d1 d2 d3 इनको लिखो। इट इज एन इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशंस। हाउ कैन यू से दैट दिस इज एन इक्विवेलेंट फॉर्म, ये इसका इक्विवेलेंट फॉर्म है, ये कैसे कह सकते हो। तो चेक कर लेते हैं ये इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन है या नहीं। कैसे चेक करोगे भाई, ये एक प्रोडक्ट है, ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को मैंने ए से डिनोट किया। एक ये नया मैट्रिक्स है, इसको मैंने कैपिटल एक्स से डिनोट किया। और ये मैट्रिक्स है, इसको मैंने बी से डिनोट किया। मतलब ये ax इज इक्वल टू b, इट इज एन इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशंस। नाउ वी हैव टू चेक इट, वेरीफाई करते हैं। कैसे पता चला कि ये इक्विवेलेंट फॉर्म है। आपको क्या करना होगा, इनको मल्टीप्लाई करना होगा। ये कितने ऑर्डर का है भाई, a का ऑर्डर क्या है 3/3, x का ऑर्डर क्या है 3/1। क्या प्रोडक्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, एडजस्ट करेगा। जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 3/1। मतलब जो a है और x है इनका प्रोडक्ट तो एग्जिस्ट कर रहा है, और जो प्रोडक्ट है उसका ऑर्डर क्या होगा 3/1। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक मैट्रिक्स मिलेगा कितने ऑर्डर का 3/1। 3/1 मतलब 3 रोज एंड 1 कॉलम। तो यहाँ पर ऐसे कुछ नंबर्स आएंगे, यहाँ पर जो नंबर आएगा वो क्या आएगा बताइए वेदिका, यहाँ पर क्या आएगा नंबर a1। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ये, तो पहले वाले मैट्रिक्स का रो लेना है, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लेना है a1x यस प्लस a3, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ आएगा b1x प्लस b2y प्लस b3z। और यहाँ पर क्या आएगा c1x प्लस c2y प्लस c3, ये आ जाएगा भाई। ये लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक मैट्रिक्स मिलेगा, और दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड b। ए बी के इक्वल है ना। अगर मैं इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू d1 आ जाएगा। पहला इक्वेशन किसके, सेकंड एलिमेंट किसके इक्वल होगा d2 के, थर्ड एलिमेंट किसके इक्वल होगा d3 के। अगेन यू गेट द सेम इक्वेशंस। So it is the equivalent representation of the given equations in the matrix form। मतलब आप उन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। ठीक बात है भाई गौतम। तो आपको करना क्या होगा, पहले जो इक्वेशंस लिखे होंगे उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखना है, एक मैट्रिक्स लिखो और इस मैट्रिक्स में जो फर्स्ट रो है वो कौन से एलिमेंट्स होंगे, फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स होंगे। सेकेंड रो क्या होगी, दूसरे वाले इक्वेशन में एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स। थर्ड रो क्या बनाएगी आपकी, थर्ड रो कहां से मिलेगी, थर्ड इक्वेशन में एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स। तो पहली लाइन लिखते हैं, द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द मैट्रिक्स फॉर्म एज फॉलोज। ये आपका पहला था कि हम गिवन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ये सब तो मैंने जस्ट आपको बताया है कि ये इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन है, आपको ये दिखना भी चाहिए, इट इज एन इक्विवेलेंट। इसके बाद पढ़ते हैं
अब बच्चों ये जो है आपने मैट्रिक्स फॉर्म में तो लिख दिया, इससे सॉल्व तो नहीं होगा इक्वेशन, अब हमें सॉल्व भी तो करना है। तो क्या करेंगे, आप इस मैट्रिक्स को ए से डिनोट किया, इस मैट्रिक्स को एक्स से और इस मैट्रिक्स को बी से, तो फाइनली हमारे पास सिचुएशन ये है कि ax इक्वल टू बी है। अब प्रोसेस की बात करते हैं जो इन्होंने डिफाइन किया है, स्टेप्स to check the consistency of the given equation. Consistency of the given equations का मतलब है solution मिलेगा या नहीं मिलेगा, solution exist करेगा या नहीं करेगा, x y z की वैल्यूज आपको मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली, और अगर वैल्यूज मिलेंगी तो यूनिक वैल्यूज मिलेंगी या इनफाइनाइटली मेनी सेट्स मिलेंगे, कई सेट्स हो सकते हैं, x y z की कई सेट ऑफ वैल्यूज मिल सकती हैं जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, वो कैसे डिसाइड होगा, उसके लिए बच्चों सबसे पहले आपको इस मैट्रिक्स का ए का डिटरमिनेंट पता करना है। अभी प्रोसेस लिखेंगे फिर एक क्वेश्चन दिया जाएगा, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। आप डिटरमिनेंट ऑफ ए पता कर ले, और अगर ये डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए 0 नहीं आता है तो यही कंफर्म हो जाएगा इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड दे विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। मतलब उन सॉल्यूशन, उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन मिलेगा और यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, एक ही सेट ऑफ वैल्यूज मिलेंगे एक्स वाई। तो अगर मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए पहले पता कर लेना है, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट 0 देन इसी स्टेप पे कंफर्म हो जाता है, देन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड दे विल हैव यूनिक सॉल्यूशन, और उनका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा बच्चों, एक यूनिक का मतलब एक ही सेट ऑफ वैल्यूज मिलेंगे एक्स वाई जेड। ये तब है जब डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज नॉट 0, पहला केस डिस्कस हो रहा है। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट 0 तो आपको ये पता चल गया इनका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा और यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अब बात आती है कि अगर वो सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक मिलेगा, तो वो क्या होगा, व्हाट इज दैट सॉल्यूशन। ठीक बात है भाई। तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं कि अगर ये यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा तो वो कैसे मिलेगा। ठीक बात है भाई, ओके। यहाँ तक आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे ये नोट कर लो सब लोग भाई, ये बात लिखो पहले, इसका इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन, इसके बाद ये ax इक्वल टू बी फॉर्म में मैंने इस मैट्रिक्स को a से डिनोट किया है, इस मैट्रिक्स को x से डिनोट किया, राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसको b से डिनोट किया, और ये हमारा आ गया है ax इक्वल क्या बेटा, they will have unique solution, unique, they will have unique solution। if determinant of a is not 0 तो हमें यहां से पता चल गया कि इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन मिलेगा और यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, एक ही सेट ऑफ वैल्यूज मिलेंगे एक्स वाई जेड। यहां तक ठीक हो तो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया। 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है, जनरली बोर्ड में मिलता ही है इसका क्वेश्चन, तो इसके जितने भी केसेस है ना वो अभी डिस्कस कर लेंगे सारे। आपको एक क्वेश्चन बोर्ड में मिलने वाला है 6 मार्क्स का, वो हाईएस्ट अगर 6 रहेगा इसका, वो भी हाईएस्ट होगा 5 का होगा तो 5 का है, बट इसमें तो क्या बेटा, अब ये यार अभी आने देते हैं फाइनली इनका क्या सिस्टम रहने वाला है। अभी तो ये बना रहे होंगे क्या करना है, टर्म 1 टर्म 2 तो कह रहे नहीं होगा, तो स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन तो ये डिक्लेयर करेंगे अभी, मुझे लगता है 15 मई तक डिक्लेयर कर देना चाहिए। ओके आगे बढ़ते हैं भाई। बच्चों आपने कहा ax इक्वल टू b इस फॉर्मेट में है और डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट 0। मैंने आपको बताया था कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज नॉट 0 तो मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, पता है इनवर्स, इनवर्स मतलब पता है ना, कि अगर एक मैट्रिक्स A है और एक मैट्रिक्स B है, आप उनको मल्टीप्लाई करो और प्रोडक्ट क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आप A और B को क्या बोलते हो, इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये किया था ना क्लास। अच्छा तो बच्चों देखो, डिटरमिनेंट ऑफ A अगर 0 नहीं है तो A का इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा, डिटरमिनेंट ऑफ A अगर 0 आ जाता तो A का इनवर्स ही नहीं मिलता, बट यहाँ पर अगर डिटरमिनेंट ऑफ A 0 नहीं आया है तो A इनवर्स विल एग्जिस्ट। अब देखो तो A इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो मैं A इनवर्स से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं एट द लेफ्ट। मैंने क्या किया, A इनवर्स से बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हुआ, एसोसिएटिव रूल प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है, एसोसिएटिव रूल यूज किया
ए इनवर्स इंटू ए ऑफ एक्स इक्वल टू हो गया ए इनवर्स इंटू बी। अब बच्चों ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। गुड। ए इनवर्स इंटू ए, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। आई इंटू एक्स इक्वल टू मिल गया ए इनवर्स इंटू बी। ठीक बात है भाई। अब बच्चों किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है? सेम मैट्रिक्स एक्स मिलता है। एक्स इक्वल टू मिल गया ए इनवर्स इंटू बी। बच्चों हमने यहां से इस स्टेप तक पहुंचा दिया। अगर ए एक्स इज इक्वल टू बी है तो एक्स इज इक्वल टू आया ए इनवर्स इंटू बी। बच्चे सोचते हैं कि ए को उधर नीचे ले गए, बी अपॉन ए हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो पूरे स्टेप से आया है। ये एक्स इज इक्वल टू क्या आया है? ए इनवर्स इंटू बी इंटू ए इनवर्स मत लिख देना, वो ए इनवर्स इंटू बी आया, ठीक है। और वो स्टेप्स के बाद आपने लिखा, बुक्स में जनरली ये स्टेप नहीं लिखा, वो क्या करते हैं इसके बाद ये डायरेक्ट स्टेप लिख देते हैं। बट मैंने आपको बताया है ये स्टेप ये आया कहां से है उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, नहीं तो अदरवाइज आप उल्टा सीधा लिखते रहते हो, मार्क्स करते हैं। ओके भाई, अगर ए एक्स इक्वल टू बी है तो एक्स इक्वल टू क्या है? ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। अच्छा अब सुनो क्या होने वाला है। अब बच्चों एक्स क्या है? एक्स एक मैट्रिक्स है एक्स वाई और जेड, ठीक है। ए इनवर्स पता करना आपको आता है। हाउ टू फाइंड ए इनवर्स बताया गया, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट। बच्चों ये ए इनवर्स का फार्मूला है। हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि पहले पता कर चुके हो, नंबर आएगा कोई, और इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स से। तो अब करना क्या है बच्चों, ये x इज इक्वल टू ये आएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू लिख रहा हूं, इनटू एडजॉइंट ए इनटू बी, एडजॉइंट ए इनटू बी। अब क्या करोगे नेक्स्ट, ध्यान देना, ए इनवर्स की वैल्यू रख दी मैंने 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए और इनटू बी। अब जब आप क्या करोगे, एडजॉइंट ए इनटू बी, ये दो मैट्रिसेस हैं, इनको मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करो, एक मैट्रिक्स आएगा और ये एक नंबर है, ये उस नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना। तो जो ए एडजॉइंट ए इनटू बी आएगा एक मैट्रिक्स, उसमें ईच एलिमेंट में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में एक कुछ ऐसा मिल जाएगा, 3/1 का ही मैट्रिक्स मिलेगा। ये जो राइट हैंड साइड में जो भी क्वांटिटी आने वाली है ना, वो एक 3/1 का मैट्रिक्स मिलने वाला है। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कैपिटल एक्स है। ये कैपिटल एक्स क्या है, मैट्रिक्स था एक्स वाई जेड, दो इक्वल मैट्रिक्स मिल जाएंगी। इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो x इक्वल टू क्या आएगा 1, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, z इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। मतलब जरूरी थोड़ा कि 1 2 3 आए, कुछ आएगा, पर वो क्या आएगा, आपको कुछ ऐसा ही मैट्रिक्स मिलने वाला है। और इक्वालिटी ऑफ द टू मैट्रिसेस यूज करो तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3, यूनिक सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये तभी मिलेगा जब आपको जो मैट्रिक्स मिला था उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। अभी जो आपको सिचुएशन दी गई थी 16th क्वेश्चन और पेज नंबर 137, इक्वेशंस तो हमने बना लिए थे, इक्वेशन तो फॉर्मुलेट कर लिए थे, उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय दिस मेथड। इस मेथड से हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो रिकॉल द इक्वेशंस। अब वो इक्वेशंस भाई रिकॉल कर लेते हैं, शायद लिखा हुआ हो, नहीं लिखा है क्या? हाँ ये इक्वेशंस लिखे हुए हैं, these are the equations। आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करो by using matrices। लिखो इक्वेशंस, 4x plus 3y plus 2z is equal to 60, write down 4x plus 3y plus 2z is equal to 60, 2x plus 4y, सबको कैलकुलेशन करना है। अब सभी को कैलकुलेशन करना है इंडिपेंडेंटली, और जहां कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी वो मैं हेल्प करूंगा, ठीक है। वो फोटो नहीं खींचना है बेसिक। हाँ, 2x plus 4y plus 6z is equal to 90, 6x plus 2y plus 3z is equal to 70। These are the equations। इनको मैट्रिक्स मेथड से, मैट्रिसेस का यूज करते हुए सॉल्व करना। तो पहली लाइन क्या लिखोगे, इक्वेशन लिखी है ना, ओके। अगर आपने इक्वेशन लिख लिया है तो अब हम आते हैं फर्स्ट लाइन पर, क्या लिखना चाहिए। फर्स्ट लाइन है बच्चों, इक्वेशन बोला, वेदिका इक्वेशन बोला, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 4x 3y हाँ 2z is equal to 60, ओके, 2x 4y 6z 90, ठीक है, 6x plus 2y plus 3z 70, ठीक है, 70 होगा वो। अच्छा ठीक है, तो लाइक आप पहले लिखोगे द गिवन इक्वेशंस
गिवन ये प्रेजेंटेशन भाई ध्यान देना, ये सब कुछ लिखना होगा। गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, कैसे लिख सकते हो भाई? एक मैट्रिक्स लिखो यहां पर, जिसकी फर्स्ट रो क्या होगी? फर्स्ट रो होगी फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट 4 3 2। सेकंड रो क्या होगी? सेकंड इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स 2 4 6। और थर्ड इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट 6 2 और 3 इनटू जो वेरिएबल्स थे उनको आप ऐसे लिखोगे 3/1 के मैट्रिक्स में इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट्स हैं 60 90 एंड 70 उनको ऐसे लिखोगे। मैट्रिक्स फॉर्म में आपने गिवन इक्वेशंस को लिख दिया है। ये तो आसान था ना? गिवन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं? अच्छा कब तक बताओ और नो, ठीक है यार। अब क्या करोगे? इस मैट्रिक्स को एक नेम सिंबल से डिनोट कर दो। पहले वाले मैट्रिक्स को ए से डिनोट कर लो, इसको कैपिटल एक्स से और इसको बी से, तो आपका आ गया ax = b। पहला काम ये होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए बताओ। डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए 4। अब भाई जिससे पूछूंगा उसको बता रहा है 4 3 2 2 4 6 6 2 3। इस मैट्रिक्स का आपको क्या करना है? डिटरमिनेंट बताना है। कैलकुलेट करो भाई। 50 इट इज नॉट 0, तो लिखोगे सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट 0 50 आया बच्चों, ये कह रहे हैं भाई, चेक कर लेना, मैंने नहीं पता 50 है। अच्छा डिटरमिनेंट देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड दे विल हैव यूनिक सॉल्यूशन, ये तो लिख ही देना। अब हम बात करेंगे यूनिक सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। x = क्या आएगा भाई? a इनवर्स * b। अब काम क्या है? x = हम लोग लिख सकते हैं a इनवर्स * b। अब भाई a इनवर्स पता करना पड़ेगा। a इनवर्स के लिए क्या चाहिए? अब आपका काम आ गया भाई a इनवर्स निकालना है। तो a इनवर्स के लिए करना क्या पड़ेगा? ईच एलिमेंट का कोफैक्टर। मैट्रिक्स ए लिखो, अब तो पूरा रिवाइज होने वाला है जो पहले पढ़ रखा है। लिखो भाई ऑल मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालिए। मैट्रिक्स ए लिख देता हूं मैं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है भाई, इसका इनवर्स चाहिए अब आपको 4 3 2। सब लोग कोफैक्टर निकाले, मैं सबसे पूछने वाला हूं कोफैक्टर 1 by 1, किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर पूछूंगा। कैलकुलेशन करो, दृष्टि उधर नहीं देखना, अपना कैलकुलेशन खुद करो। कर लिया कैलकुलेशन? रुक जाओ अभी मैं और बच्चों से कोफैक्टर भी निकाल लिया, इनवर्स भी आ गया। यार बड़े फास्ट हो गए तुम लोग। रुक जाओ भाई रुक जाओ, तो एक्स वाई जेड निकालो, तब तक एक्स वाई जेड भी आ गया। हाँ भाई ध्रुव, कोफैक्टर निकालो तुम पहले। सारा गलत है ना? वेरी गुड गुड। इतनी जल्दीबाजी क्या थी? अभी तो मैं कोफैक्टर की बात कर रहा था, तुम लोगों ने कहा हमारा कैलकुलेशन ही सारा हो गया। इस वजह से दृष्टि कैलकुलेशन ही नहीं कर रही है। फिर अब जब हो ही गया तो अब क्या करना है? हाँ पहले नहीं, एलिमेंट को नहीं मल्टीप्लाई करते हैं। यस यस, जैसे देखो इसका जैसे ऐसे लिखो a11, ये वर्किंग दिखानी है आपको। a11 ये नंबर नहीं जाएगा 6 मार्क्स कैलकुलेशन का। a11 ये वर्किंग आपको दिखाएं। a1 रियल प्लस मतलब 2 आएगा ना, तो प्लस ये एलिमेंट जिस रो में है और रिलेटेड, जिस कॉलम में कॉलम रिलेटेड, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ अदर डायगोनल। ऐसे a12 निकालिए माइनस कितना आएगा भाई? -30 आएगा। हाँ ऐसे a13 निकालिए। सबने अगर निकाल लिया और सारे कैलकुलेशन कर लिया तो मैं 1 by 1 पूछता हूँ। सारे कोफैक्टर निकालिए सार तक, पता करो आराम से पता करो, इनको जल्दी नहीं करना। हाँ ये माइनस पहले से। सिमिलरली a13 निकालिए। ऑल एलिमेंट्स के पहले कोफैक्टर प्रॉपरली, भाई जल्दीबाजी नहीं करना।
कोफैक्टर निकालना सीख गए, अनंत आता है कोफैक्टर निकालना, धृति हो गया। तो सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालना है भाई, ऑल एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, एक से किसी से पूछा जा रहा है, अभी सर सारे कोफैक्टर निकालिए ऑल एलिमेंट्स के। ठीक है, बताओ। पहले वाले तो मैंने लिख दिए हैं, सेकेंड रो के बताओ भाई अभी सर। -5, हाँ 10। क्या ये इशिता त्रिपाठी सही है? ये सेकेंड रो के कोफैक्टर्स अभी कर रही हो? अच्छा यार एक बार डिसाइड कर लो यार, चेक कर लेते हैं फिर। चलो अभी आपकी बात को क्लैरिफाई, ये थर्ड, ये आपका ये एलिमेंट, ठीक बात है। इसको हम लोग लिखते क्या है, A23, माइनस आएगा पहले, रो नंबर और कॉलम नंबर का सम ऑड है। इसके बाद ये एलिमेंट जिस रो में रो डिलीटेड, जिस कॉलम में कॉलम डिलीटेड, डिलीट कर दो भाई ध्रुव, ये डिलीट करोगे तो क्या आएगा 8 माइनस ये डिलीटेड 8 माइनस 18, तो बेटा माइनस पहले से भी लगा हुआ है, तो ओवरऑल तो 10 आएगा ना ध्रुव, डन ना, ये 10 हो गया। थर्ड रो के कोफैक्टर मेहुल बोलो, थर्ड रो के कोफैक्टर बोलो बेटा। क्या बहुत पहले तो पता कर लिया था? हाँ तुम बताओ। नहीं मुझे 10 माइनस 10, ये भाई थर्ड रो के कोफैक्टर हैं, ठीक है। अब सुनो, ये ईच एलिमेंट को रिप्लेस कर दो बाय इट्स कोफैक्टर, जो एक मैट्रिक्स मिलेगा उसका ट्रांसपोज पता करोगे तो वो क्या आएगा, एडजॉइंट। अभी मुझे इसका ट्रांसपोज करना है, मैंने डैश लगा दिया यहाँ। ये जो मैट्रिक्स मिल गया, ईच एलिमेंट को रिप्लेस कर दो बाय इट्स कोफैक्टर, जो मैट्रिक्स मिला उसका ट्रांसपोज पता करूंगा तो एक नया मैट्रिक्स मिल जाएगा जिसको हम बोलते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स अलग से क्वेश्चन बनता है, ये भी यहाँ हो गया देवांगी के। अच्छा अब बताओ भाई, अगर ये क्लियर है तो अब हम लोग लिखने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो क्या है भाई, एडजॉइंट ए क्या आ गया, एडजॉइंट ए आ गया। देखो इसका ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं अपन, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक अलग से सिचुएशन, अलग से क्वेश्चन है। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं, जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में लिख दो, 0 30 -20, और सेकेंड रो की -5 0 और 10, और थर्ड रो की जो आपकी वो लिखो 10 -20 और 10, ये कॉलम में लिखिए। ये है आपका क्या, ये है भाई एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अच्छा अब ए इनवर्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, और एक बात मैं अभी बताऊंगा ध्यान रखना, 1 डिटर्मिनेंट कितना आया था 50, ये अभी मल्टीप्लाई मत करना है इसके साथ, एडजॉइंट यही बाहर ही रखना है, 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 और 10, ठीक बात है भाई। ये ए इनवर्स तक की कहानी हो गई। मतलब एक एक्सरसाइज इसके जस्ट पहले जो दी गई थी उसमें क्या कहा गया था, पहले इसको सिखाया गया था हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, वो इसीलिए बनाई गई थी एक्सरसाइज, क्योंकि उसको यहाँ पर हमें यूज करना है। ए इनवर्स पता होना चाहिए, सबसे पहले कोफैक्टर की क्लैरिटी होनी चाहिए, कोफैक्टर के बाद ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स भी आना चाहिए, एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, और इनवर्स का फार्मूला। यहां तक का स्टेप अगर क्लियर है, अब आते हैं इस स्टेप पर, ए इनवर्स हम लोग नोट कर लेंगे प्रॉपर। अब बच्चों हमें पता है कि x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू है ए इनवर्स इंटू बी, तो भाई ए इनवर्स इंटू बी तो मतलब 1/50, और ये हमारा मैट्रिक्स है 0 30 -20 -5 0 10 और 10 -20 10 इंटू बी। बी क्या था भाई, व्हाट इज बी, बी मैट्रिक्स याद है कितना,
90 एंड 70, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। अब काम आता है भाई 1/50 को, ये 1 डिटर्मिनेंट ऑफ के को अभी तो आउटसाइड ही लिखा रहने देना, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि इन दोनों मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। ये मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का, ये मैट्रिक्स है 3/1 ऑर्डर का। तो देखो प्रोडक्ट को इसलिए तो सिखाया जाता था हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस, इसकी प्रैक्टिस कराई जाती थी क्योंकि प्रोडक्ट का तो यूज होते रहना है। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। 3/1 मतलब 3 रोज एंड 1 कॉलम, ठीक है। तो ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करते हैं। 3 ये 1/50 लिखा रहने दो। पहला एलिमेंट क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या आएगा, कौन बताएगा, आप बताओ। यहाँ पर क्या लिखो, फर्स्ट यहाँ एलिमेंट जो आएगा उसको क्या लिखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 into 60 -4 450 प्लस -5 into 90 -450, ठीक है। गुड, प्लस 700 प्लस 10 हाँ 7 कितना आ जाएगा वो देख लेना भाई, आपने कुछ कर रखा था भाई। अच्छा वो तो अभी कैलकुलेट करेंगे। अच्छा सिमिलरली दूसरा एलिमेंट क्या आएगा भाई, बताओ रूही बताओ। अच्छा डायरेक्ट कर दिया इसको, हाँ बेटा बोलो। तो जरूरत, हाँ निकाल सकते हो अगर सारे एलिमेंट, 10 तो नहीं कॉमन है, ये मैट्रिक्स है, ऑल एलिमेंट्स में अगर कुछ कॉमन है, मैट्रिक्स है ये, तभी कॉमन आता है, ठीक है। तो आप 5 निकाल सकते थे, शायद 5 कॉमन निकाल सकते थे। अब यहाँ पर कैलकुलेशन रूही ने कर रखा, कितना आदर हुई है। अच्छा चेक कर लेते हैं भाई, इसको हटा देते हैं। पहला देखो ये है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 30, ये आएगा 1800 प्लस 0 और माइनस, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1200 प्लस कितना है 900 प्लस 700। तो फाइनली बच्चों हमें क्या मिल रहा है, ये मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। ये बच्चों क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1/50 और ये कितना था 250 और ये था कितना भाई 400 और ये क्या था कितना था भाई 500, हाँ 40 क्या आ गया ना, एक मिनट, हाँ एक मिनट, क्या हमारा था 900 प्लस 700 1600 में से, हाँ 400 ये आ गया बच्चों। अब देखो ये कैलकुलेशन आपको करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1/50 मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स, किसी भी कांस्टेंट को अगर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता है, दैट कांस्टेंट गेट्स मल्टीप्लाइड टू ऑल एलिमेंट्स। कर दो भाई मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा भाई, आप बहुत जल्दी कर रहे थे गौतम, तो गलती हो गई लेकिन नहीं आ रही। कैपिटल एक्स क्या था, कैपिटल एक्स वाज XYZ। तो अब बच्चों आ गया ये x इज इक्वल टू 5, फाइनली x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 8 और z इज इक्वल टू 8। पर केजी जो कॉस्ट थी कमोडिटीज की वो मिल गई आपको। तो आपने देखा, अच्छा आपको लगा होगा कि यार ये हम पहले एलिमिनेशन से ही कर लेते तो ठीक था, बात ओके है, बट ये जो आगे की बहुत सी इंफॉर्मेशन थी वो वहां से नहीं मिलती जो यहाँ मिलेगी। यहाँ आपको यूनिक सॉल्यूशन पता करना भी बता दिया गया। अच्छा अगर सॉल्यूशन मिलता है इक्वेशंस का तो बोलते हैं इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, और अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो नो सॉल्यूशन। अब आगे बात करते हैं, ये एक क्वेश्चन हो गया एक टाइप का, ठीक है। हाँ भाई अभी क्या बात है, अभी तो बहुत है, एक थोड़ा सा बता दो, रुको। देखो भाई आपने कहा इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लोगे, यहाँ पर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया ax इज इक्वल टू, गौतम अब दूसरे पार्ट पे आ जाओ। अब इक्वेशंस जो गिवन होंगे, फर्स्ट स्टेप इज वी विल राइट द इक्वेशंस इन द मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद यहाँ पहुंच जाओगे। अब आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालोगे, पता करोगे डिटरमिनेंट ऑफ ए और ये आ जाएगा 0। पहले अगर 0 नहीं आएगा तो पता है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट 0 तो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड दे विल हैव यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। उसकी स्टोरी होता है आपको, और आपने डिटरमिनेंट ऑफ ए पता किया और ये 0 आ गया। फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, और सॉरी इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए 0, तो अभी इस समय पर कुछ नहीं लिखोगे आप। बहुत बच्चे कुछ ना कुछ यहाँ जरूर लिखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आने के बाद।
इस स्टेप के बाद कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 आ गया तो एक टेस्ट और करना पड़ेगा, उस टेस्ट के बाद कुछ कंक्लूड कर पाओगे आप, ठीक है ना। तो वो टेस्ट क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो ए का इनवर्स तो नहीं मिलेगा, ए का इनवर्स नहीं मिलेगा तो वो जो स्टेप मैंने किए थे वो तो आप कर नहीं सकते। फिर क्या करते हैं, ये सारा काम तो किसी ने कर रखा है, हम लोग तो सिर्फ उनका वर्क बता रहे हैं कि आगे का प्रोसीजर क्या है टेस्टिंग का। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया है देन फाइंड एडजॉइंट ए इनटू बी। आप एडजॉइंट ए तो पता करेंगे और एडजॉइंट ए जो आएगा, एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए, उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और अगर ये पता करो एडजॉइंट ए इंटू बी, इफ adjoint A into B, adjoint A into B is not a null matrix, अगर ये null matrix नहीं आए, adjoint A पता करो, उसको आप B मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, एंड दिस प्रोडक्ट मतलब दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर ये null मैट्रिक्स नहीं आता, इफ इट इज नॉट इक्वल टू null मैट्रिक्स, तो कंफर्म इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, देन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, मतलब उनका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, दैट इज नो सॉल्यूशन। भाई यहां से पता चल गया कि आपको एक्स वाई जेड की कोई वैल्यूज नहीं मिलने वाली जो उन इक्वेशंस को सैटिस्फाई करे। तो अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप बोलते हो इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक बात है। अच्छा, ये b से मल्टीप्लाई किया, यस, एडजॉइंट a निकाला और इनटू b किया, एडजॉइंट a इनटू b है, ये एक मैट्रिक्स आएगा। और अगर ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं है, इफ इट इज नॉट अ नल मैट्रिक्स, इफ इट इज नॉट अ नल मैट्रिक्स, तो कंफर्म हो गया इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। अच्छा, और अगर एडजॉइंट a इनटू b नल मैट्रिक्स आ जाता तो एक टेस्ट और है, एक टेस्ट और करते हैं, उस टेस्ट के बाद पता चलता है कि आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे या नो सॉल्यूशन होगा। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे तो व्हाट आर दोज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, वो आपके यहाँ बुक में क्वेश्चन तो नहीं है एनसीईआरटी में, बट वो कॉन्सेप्ट है। मतलब ये एडजॉइंट ए इनटू बी नल मैट्रिक्स नहीं आएगा तो कंफर्म हो गया है कि इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। और एक सिचुएशन और हो सकती है कि आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, वो 0 आ गया, फिर आपने एडजॉइंट ए इनटू बी निकाला, एडजॉइंट ए तो पता करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए इनटू बी निकाला, वो भी नल मैट्रिक्स आ गया। अगर वो भी नल मैट्रिक्स आ गया तो फर्दर क्या करते हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में विद अ क्वेश्चन बताया जाए। तो आपके 3 तरह की सिचुएशंस हो गई। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है तो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो एडजॉइंट ए निकालेंगे, एडजॉइंट ए इनटू बी निकालेंगे, अगर वो नल मैट्रिक्स नहीं आया तो कंफर्म हो गया। और अगर एडजॉइंट ए इनटू बी भी नल मैट्रिक्स आ गया तो आगे का टेस्ट करते हैं, वो बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।